हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तो मार्केटिंग हमारी चल रही है और इकोनॉमिक्स लास्ट हो गई थी खत्म। अब हम एक नया यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, वो है बिल्कुल एकदम यूनिट नंबर 6 जो आपके सिलेबस में है पेपर 2 कॉमर्स का। कौन सा? आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या है ना, उसमें 3 पार्ट डिवाइड है। वो पेपर तो पूरा पूरी मैनेजमेंट का है, जिसमें आपका बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी दिया गया है। और एक यूनिट है छोटा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और बिजनेस एथिक्स का। नहीं, हाँ जी, तो इसको ना इतनी बड़ी थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो इस बड़ी यूनिट को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस एथिक्स है वो हम फर्स्ट में ही कवर कर लेंगे, है ना। तो आइए चलते हैं क्लास में, शुरू करते हैं। आज हमारा जो बेसिक है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का, जो फर्स्ट पार्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 6 का, है ना जी। चलिए तो आज शुरू करने वाले हैं क्या, बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए उससे पहले क्या सर, सबसे पहले हम ये वाला नेट वाला भैया का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा पीडीएफ आपको क्लास का रोज का पीडीएफ वही मिल जाएगा। प्लस आपको कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। किस चीज की क्वेरी? आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है तब, है ना। चलिए अब देखिए 6A, ये क्यों लिखा है सर 6A यूनिट का? आपने अभी मैंने बताया ना कि ये जो यूनिट 6 है उसमें 3 तरह के आपके चैप्टराइजेशन किए गए हैं। पहला कौन? बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा HRM और तीसरा होगा जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आइए इसको मैंने ना एक्चुअली 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको इजी होगा पढ़ने में। क्या? सबसे पहला चैप्टर जो है वो होगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, जी बिल्कुल, जहां पे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा हम करेंगे, सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज हम यहाँ पढ़ लेंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हम करेंगे। तीसरा जो चीज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अथॉरिटी क्या, देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मोटिवेशन की सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। लीडरशिप की ऑलमोस्ट 26 थ्योरीज है, ये पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जी। चलिए तो आइए शुरू करते हैं कहां से, और फिर इसके बाद आपको मिल जाएगी सक्सेस। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए सर, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब? आइए पहले मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है। सर मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन होता है। क्या है? मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। एक बात बताइए, अक्सर लोग मैनेजमेंट को, होता क्या है कि मैनेजमेंट की जहां बात आती है लोग बिजनेस मैनेजमेंट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैनेजमेंट को इस तरीके से समझिए कि इसमें प्रबंधन करना होता है। क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। किस चीज का? तो जो भी चीज कहते थे, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंस का प्रबंध। फाइनेंस इज ऑल अबाउट क्या? मनी, मान के चलिए। तो अगर हमें मैनेजमेंट की बात करनी है तो भाई, अगर हम FM की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंस का प्रबंध। अगर हम यही चीज बोल दें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हम किसका प्रबंध करेंगे भाई साहब? HRM, ह्यूमन रिसोर्स का, यानी कि इंसानों का। बात समझ में आई? और अगर बात कर दे बिजनेस मैनेजमेंट की, तो सर हम बिजनेस मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे कि बिजनेस का प्रबंध कैसे किया जाए, बिजनेस में क्या क्या चीजें अपनाई जाए। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि क्या आप काम को कैसे करवा सकते हैं या कैसे प्रबंध कर देते हैं उस काम के लिए, है ना। पर्टिकुलर काम जो भी हो, चाहे फाइनेंस का हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा, बिजनेस का हो तो बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा, और HR का हो यानी कि मैन का हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो जाएगा। सर मैनेजमेंट वर्ड कहां से आया? सर एक लैटिन वर्ड है। कौन सा? लैटिन वर्ड है, मानुष, यहां से आया, है ना।
ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, कह रहा है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड। देखो आज के जमाने में ना ये मैनेजमेंट का टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके तहत ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है जी सर। तो वही कह रहा है कि efficient and purposeful management is absolutely essential for the survival of a business unit। कोई भी एक बिजनेस यूनिट है उसके सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता सबसे जरूरी है। सोचो अगर एक मैनेजर ना हो, एक मैनेजर मैनेज ना कर पाए, प्लान ना करे, कोऑर्डिनेट ना करे, तो काम कैसे चलेगा, कौन करेगा इसको, देखिए सारी चीजें आगे पीछे इधर उधर हो जाएंगी। नहीं, सो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है और सॉरी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को कवर करता है। कह रहा है इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट मींस यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड आल्सो फॉर अचीविंग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो एक लाइन में समझा दिया, बोला भाई साहब मैनेजमेंट मतलब क्या, कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं हमको क्या करना, उसको यूटिलाइज करना है एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में, मतलब एकदम जितना सही से सही तरीके से हो सकता है। और जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है किसी भी बिजनेस का, उसको क्या कर लेना, या किसी भी चीज का उसको क्या करना, अचीव कर लेना। बात समझ में आ गई जी सर। कह रहा है इट इज अ डिस्टिंक्ट एंड डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेस फॉर अचीविंग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोला, एक डिस्टिंक्ट और डायनेमिक प्रोसेस है ताकि आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पाओ, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। कह रहा है द रिसोर्सेस आर, कौन कौन सा रिसोर्सेस है भाई, हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं ना कि अलग अलग रिसोर्सेस को हम लोग करेंगे, तो कौन सा रिसोर्सेस है, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन, मेथड एंड मार्केट्स। अब देखिए ये इन सारे एम में से जो लास्ट एम है वो एम है क्या, मैनेजमेंट। कह रहा है दीज आर द 6 बेसिक इनपुट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। 6 एम्स में क्या है, मैनेजमेंट। तो ये काम किसका क्या है, मैनेजमेंट का यही काम है कि जो सारे अपने इनपुट्स हैं, जो सारे अपने क्या कहते हैं रिसोर्सेस हैं, उसका सही से यूटिलाइजेशन करवाना है ना। एंड द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप इनपुट लिए ये सारी चीजों का और आउटपुट क्या दिए, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की, जो ऑब्जेक्टिव था उसको आपने पूरा कर लिया। कह रहा है इट इज एंड रिजल्ट ऑफ इनपुट्स एंड इज अवेलेबल थ्रू द एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये क्या है, जो रिजल्ट्स ऑफ, देखिए फाइनल हर चीज का इनपुट, कोई चीज जैसे मैंने अगर आपको पढ़ाना शुरू किया, आप समझोगे आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट्स क्या, नेट क्वालिफाई। तो हर चीज का इनपुट और आउटपुट, अगर आप कुछ इनपुट लेते हो तो आउटपुट मिलता है। वही कह रहा है कि एंड रिजल्ट जो है इनपुट का वो क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू आपको मिल पाएगा। देखिए कह रहा मैनेजमेंट इज एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यूजिंग अवेलेबल efficiently and effectively। मैनेजमेंट कंप्राइज क्या क्या मैनेजमेंट में आता है, देखिएगा उसके फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन और एफर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग अ गोल। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट के अंदर क्या प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो सारा काम करता है, लीडिंग, लीड करने का भी काम, कोऑर्डिनेट करने और एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का भी काम करता है। बात समझ में आ गई जी सर। अब देखिए कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं मैनेजमेंट के, आइए उसके थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कह रहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी पीपल। ये मैरी पार्कर फॉलेट ने इन्हें कहा है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि चीजों को कैसे करा ले पीपल के द्वारा, है ना, वही तो है। कह रहा है आप देखिए हेनरी फेयर ने कहा टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो देखो ये मैनेज करना किस को, फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना और कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ये किसका, मैनेजमेंट का काम है। चलिए और डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं डिफरेंट अप्रोच पे कि इसके कौन कौन से अप्रोच है ना।
चलिए तो देखिए यहां पे 3 तरीके का अप्रोच बताया गया है, क्लासिकल, बिहेवियरल जिसको न्यू क्लासिकल भी बोलते हैं, और मॉडर्न। अब मैं इसको आपको थोड़ा तरीके से समझाता हूं। एक बात बताओ, आपके दादाजी हैं? जी सर हैं। आपके पापा जी हैं? आप हैं बिल्कुल। क्या आप तीनों की सोच एक जैसी हो सकती है? हो सकती है, पर लेकिन सर हर चीज में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दादाजी का थॉट बहुत पुराना वाला है, बुजुर्ग वाले हैं। पापा जी थोड़े से एडवांस है, थोड़े से हमारी बातों को समझते हैं। और हम तो सर, हम तो हीरो हैं, मतलब हमसे अच्छा कौन हो सकता है नालायको? दादाजी और पापा जी ज्यादा अच्छा कहते हैं तुमसे। हालांकि हालांकि फिर भी मैं एग्जांपल देता हूं। अगर सोचो तुम्हारी शादी हो रही है, खुश, मन में लड्डू फूट रहे हैं। लड़कियों के तो खैर नहीं फूटते हैं, लेकिन लड़कों के तो फूट रहे होंगे पूरे एकदम अंदर से हैं। तो मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम शादी करने के लिए जा रहे हो, लड़की देखने के लिए जा रहे हो। अरे रे 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 रे, उफ, लड़की के लिए तो जा रहे हो, ऐसे तो मिले नहीं, तो अब जा रहे हो लड़की देखने के लिए। तो लड़की देखने जा रहे हो, तुम क्या करोगे? तुम लड़की देखोगे, उनसे बिना बातचीत किए हुए कर लोगे शादी? क्या बात कर रहे हो सर? हम तो जाएंगे पूरे एकदम ठाट बाट से, एकदम ब्लेजर चढ़ा के, और आराम से क्या करेंगे? हम उससे बातें करेंगे 2 महीने 1 महीने, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। ऐसे कैसे बिना देखे शादी कर लेंगे? लेकिन सोचो तुम्हारे दादाजी ने शादी कैसे करी थी? उनके पिताजी ने बोल दिया वो लड़की है, एक लड़की मैं देख के आ रहा हूं, तुम्हें शादी कर लेनी, उन्होंने कर ली, है ना। और फिर तुम्हारे पापा ने ऐसा क्या, सिर्फ लड़की देखी, पापा ने बात कर दिया, लड़की देखी, बस बात खत्म। और तुमने बात भी किया, मतलब कि हर किसी इंसान की सोच एक जैसे नहीं है। ट्रेडिशनल वाले यानी तुम्हारे दादाजी कुछ और सोच के उन्होंने किया, है ना, और उन्होंने रिस्पेक्ट रखा, उनकी अपनी थॉट थी। तुम्हारे पापा ने कम से कम सोचा, अरे यार लड़की शादी करने जा रहे हैं, कम से कम देख लेते हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं लेकिन देख लेते हैं, तो वो किया। और तुमने तो देख के बात करके करी, है ना। तो यही है क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच, कि भाई साहब हर इंसान, हर लोग अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को समझे, देखे, एनालाइज किए, और उस बेसिस पर उन्होंने थ्योरीज बना दी। तो जो क्लासिकल अप्रोच था, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उसमें 3 लोग थे अलग अलग, है ना। एक तो थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और एक था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले थे, इनका नाम था आपके ये एडमिनिस्ट्रेटिव में हेनरी फेयोल थे, सॉरी ये हेनरी फेयोल। और जो ब्यूरोक्रेटिक है ये है मैक्स वेबर, ये वेबर वाले थे। और ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया था, 1 मिनट, ये था इनका, हाँ, F.W. टेलर, ये टेलर चाचा थे। तो टेलर चाचा ने, ठीक है, इन तीनों को दिया। अब ये तीनों जो थे अपने उस जमाने के हिसाब से, हालांकि ये तीनों थोड़े अपडेटेड रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन तीनों ट्रेडिशनल अप्रोच को मानते थे। और उन्होंने क्या क्या कहा आगे हम पढ़ेंगे, बट इतना जान लीजिए वहां पे जो थ्योरी थी वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नहीं थी, बिहेवियरल थ्योरी नहीं थी। मतलब वहां पे मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था लोगों को, अलग अलग तरीके से बात किया है तीनों ने, ठीक है। तो ये 3 लोगों ने ट्रेडिशनल थ्योरी कही। उसके बाद आ जाओ बिहेवियरल, यहाँ पे अल्टन मायो ने, आपका हॉथर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसके बाद मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आई जो बिहेवियरल अप्रोच पे है, एक्स वाई मैग्रेगर थ्योरी आई, हॉथर ने स्टडीज ये तो अल्टन मायो ने ही किया था। उसके बाद जो ये था न्यू क्लासिकल। अब मॉडर्न थ्योरी क्या आई? अब मॉडर्न थ्योरी आई सिचुएशनल अप्रोच, जैसा काम वैसा नाम, है ना, वही कि जिस हिसाब से सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी वैसा ही हम सॉल्व करेंगे, हर चीज का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सिस्टम अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच और थ्योरी जेड, ये थ्योरी जेड विलियम ऑची ने दिया है, ये अप्रोच भी यहां काम करने लगी। तो आइए आज हम लोग जो है क्लासिकल अप्रोच का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो किसने कहा है? टेलर ने कहा है, F.W. टेलर ने, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। आइए ये देखिए एक और है, इसको ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जब आपको किस्मत अच्छा हो। देखिए सॉरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, फ्रैंक लाइलन ने। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। दिख रही है? थोड़ा बड़ा कर दूं, चलिए।
अब है बिहेवियरल अप्रोच, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, मैरी पार्कर फोलेट, हॉथॉर्ने स्टडीज, अल्टर मायो, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, अब्राहम मास्लो थ्योरी, एक वाई जेड, डगलस मैकग्रेगर, मॉडल वर्सेस 1-2, ये कैरिस एंग्रेस ने किया। और क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच अलग चीज है, हालांकि इसमें भी देख लीजिएगा दिया गया है। मैनेजमेंट साइंस अप्रोच डॉक्टर जॉर्ज बी डैंटिंग ने, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एडवर्ड डाइनिंग ने, और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट चार्ल्स बेबेज ने दिया। अब मॉडर्न अप्रोच की जो बात की गई वो सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी, जो चर्चमैन वेस्ट और पॉल हर्सन ने दिया। थ्योरी जेड जो है वो विलियम ऑची ने दिया। तो ये डेफिनेशन ये किसने दिया और किसका क्या है, एक बार इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा ही होगा। आइए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ये 3 है, अभी बताया था मैंने। क्लासिकल में क्या, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। बिहेवियरल या न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल साइंस थ्योरी, और मॉडर्न में है जी क्वांटिटेटिव थ्योरी, सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। आइए क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्या होती है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहा था क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यूज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेडिशंस था, जो पुराना है ना, उस व्यूज को ये लेके चला कि दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन वाज व्यूड एज अ मशीन एंड ह्यूमन बीइंग्स एज अ कंपोनेंट्स ऑफ दैट मशीन। तो ये क्या व्यू था क्लासिकल थ्योरी का, क्लासिकल थ्योरी का व्यू था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो एक मशीन है, और जो ह्यूमन बीइंग्स है उस कंपोनेंट है उस मशीन के। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या ट्रीट किया गया, एक मशीन है, और उस मशीन के जो कंपोनेंट है वो कौन है, ह्यूमन है। ह्यूमन को कंपोनेंट्स ऑफ मशीन समझा गया। तो ये थी क्लासिकल थ्योरी, और इसी में सारा दिया गया अप्रोच अलग अलग। आइए देखते हैं। कह रहा था क्लासिकल थ्योरी इज बिगिनिंग ऑफ दी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो क्लासिकल थ्योरी था, यहां से शुरुआत हुई सिस्टमैटिक स्टडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। क्लासिकल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट विच बिगन अराउंड 1850 एंड कंटिन्यू इनटू 1920। तो 1850 से 1920 तक ये चला है ना, ये स्कूल ऑफ थॉट। और इसमें क्या बोला गया, इट मेनली कंसर्न विद द इंक्रीजिंग इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच वर आउटकम ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब किसी भी तरह से वर्कर्स की इफिशिएंसी को बढ़ाओ, वर्कर्स की इफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा। मतलब वर्कर को बोला तो मशीन का कंपोनेंट है, एकदम मशीन की तरह काम करो। कभी इन्होंने ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया। पर क्या कह रहा है, क्लासिकल अप्रोच मेनली लुक्स फॉर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन इन द स्ट्राइविंग ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और इन्होंने यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी यूनिवर्सली एप्लीकेशन होती है। क्लासिकल अप्रोच में क्या क्या है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो अभी आइए हम पहले टेलर चाचा के बारे में जानते हैं, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के। क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, ये चाचा देख रहे हो, एकदम हिटलर की तरह लग रहा है ना, वही। बोर्न इन 1856 जर्मन टाउन में पेनिस्लावियानिया में। एक मिनट, ऑब्सेस्ड विद ऑर्डर एंड कंट्रोल। किससे थे, ऑर्डर और कंट्रोल से ऑब्सेस्ड थे। पीस रेट सिस्टम पे बिलीव करते थे। पीस रेट मतलब क्वांटिटी पे बिलीव करते थे ये लोग, है ना, कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। फिलोसफी नोन एज टेलरिज्म, और डाइड, चाचा जान चले गए 1915 में। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या ही जानना। आइए शुरुआत करते हैं कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है ही इज नॉन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको क्या बोलते हैं जी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है ना। कह रहा है ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए अप्रेंटिस। बस सोचो, एक अप्रेंटिस के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, है ना, जो जिसको क्या बोलते हैं, मैकेनिस्ट बोलते हैं। इन स्मॉल मशीन शॉप, किसी एक स्मॉल मशीन शॉप में मैकेनिस्ट से शुरू करी थी। इन यूएसए इन 1875 में। बाय हिज हैंड वर्क ही कुड गो अप टू द चीफ इंजीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अपने हाथों के काम से सिर्फ वो काम करके वो चीफ इंजीनियर भी बन गए ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट
what you want your mean to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। तो ये बात क्या बोल रहे हैं, बोले इनके अनुसार मैनेजमेंट क्या था कि ये जानने की कला रखना कि आप क्या कर सकते हो और क्या देख सकते हो, है ना, इन द बेस्ट, इन द सही तरीके से और सस्ते तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये मैनेजमेंट था। अब देखिए इनके 4 प्रिंसिपल, एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें बात से समझिएगा। 3 फोकस एरिया इनका रहा है, क्या क्या, टास्क, परफॉर्मेंस, सुपरविजन और मोटिवेशन। ये 3 चीजों पे इन्होंने बल दिया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 फोकस एरिया रहा है। 2 मैनेजरियल प्रैक्टिसेस रहे हैं, एक तो पीस रेट सिस्टम की बात करी है इसने, और दूसरा टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी की भी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए 4 प्रिंसिपल्स क्या कह रहा है, डेवलप करेंगे साइंटिफिक अप्रोच, है ना, हर किसी के लिए साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिकली सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, टीच करना और डेवलप करना हर वर्कर को ट्रेनिंग देने की बात इन्होंने करी है कि भाई उसको ट्रेन करो, टीच करो और डेवलप करो। फिर कह रहा है कोऑपरेट विद द वर्कर्स टू इंश्योर दैट द जॉब मैच प्लान्स एंड प्रिंसिपल। तो वर्कर के साथ आप कोऑपरेट इस तरह से करिए कि जो आपका प्लान है उसके साथ आपका काम बन जाए। इंश्योर एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर, ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात भी इन्होंने करी है। आइए अब ये जो था एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या बात है इसमें, क्या इन्होंने बोला, देखिए कह रहा है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। इन्होंने सेपरेट कर दिया, बोला प्लान जो करेगा वो इंसान अलग होगा और जो काम करेगा वो इंसान बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, प्लान करने वाला अलग और काम करने वाला अलग। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है टेलर एम्फसाइज द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट फ्रॉम एक्चुअल डूइंग ऑफ वर्क। In other words, the planning should be left to the supervisor and the worker should concentrate only the operational work। ये बात क्या बोले, मतलब भाई साहब प्लान करने दो सुपरवाइजर को, उसके ऊपर छोड़ दो और तुम लोग सिर्फ काम करो। कौन, वर्कर्स लोग। इन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात करी, बोले ऐसा है 8 लोग होंगे जो एक वर्कर्स को ट्रेनिंग करेंगे। कितने लोग, 8 लोग होंगे जो एक वर्कर को ट्रेन करेंगे। 4 जो होंगे प्लानिंग के लिए होंगे, 4 जो होंगे वो आपके किसके लिए होंगे, सर काम के लिए होंगे। तो आइए कह रहा है टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। जो भी स्पेशलाइजेशन है काम के स्पेशलाइजेशन के बेस पर उनका क्या करना है, फंक्शन कर देना है। कह रहा है इन दिस सिस्टम द 8 पर्सन्स आर इन्वॉल्व टू द डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। 8 आदमी इन्वॉल्व होंगे सारे एक्टिविटीज में। कह रहा है आउट ऑफ दिस 4 पर्सन आर कंसर्न्ड विद द प्लानिंग। 4 लोग किससे होंगे, प्लानिंग से। कौन कौन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड एंड क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और द रिमेनिंग 4 पर्सन आर कंसर्न्ड विद डूइंग एस्पेक्ट ऑफ जॉब। जो जॉब कर रहे होंगे उससे रिगार्डिंग ये होंगे, जैसे स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस और मेंटेनेंस फोरमैन, है ना, ठीक है, ये वाला चीज जिसको हम लोग इट इज कह रहा है इट इज अगेंस्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, वो सिंपल सा बात है, वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे बता दूं, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सिर्फ एक आदमी एक ही को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम होता है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कह रहा है अब देखिए रूट क्लर्क लोग क्या करता है, ठीक है, कह रहा है हिज जॉब इज डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन एनी वर्क। तो रूट क्लर्क क्या करेगा, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन काम करने का होगा वो निर्धारण करेगा। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क क्या करेगा, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देगा परटेनिंग टू द वर्क, काम के रिगार्डिंग, और उसके हिसाब से वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, ही विल फ्रेम द टाइम टेबल, वो टाइम टेबल बनाएगा कि कौन क्या किसके लिए क्या काम है, एंड ही विल आल्सो कीप द नेसेसरी कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट से लेकर भी रिकॉर्ड रखेगा। और यहीं पे एक डिसिप्लिनियर होगा, लेकिन ये डिसिप्लिनियर सारे के लिए होगा। तो वो देखिए क्या है, कह रहा था पर्सन हु विल वर्क इन द फैक्ट्री आर एज फॉलोज। तो गैंग बॉस होगा जो फैक्ट्री में काम करेगा, क्या क्या है, कह रहा है हिज ड्यूटी इज टू कीप द ऑल मटेरियल्स एंड टूल्स रेडी सो दैट द वर्कर कैन स्टार्ट देयर वर्क विदाउट एनी डिले। तो गैंग बॉस जो होगा वो क्या काम करेगा, सारे मटेरियल्स को, टूल्स को रेडी करके रखेगा और वो अपने काम, ताकि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इजीली अपना काम कर पाए। स्पीड बॉस क्या करेगा, ही विल इंश्योर दैट द जॉब इज डन वेल इन टाइम, ये देखेगा कि भैया हर काम समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद है रिपेयर बॉस, ये मेंटेनेंस का काम करेगा, कह रहा है ही विल कीप ऑल द टूल्स एंड मशीन इन द फैक्ट्री इन परफेक्ट
कंडीशन, और ये क्या करेगा, परफेक्ट कंडीशन में सारे मशीनरी को चेक करते रहेगा है या नहीं है। और इंस्पेक्टर कह रहा है हिज ड्यूटी इज टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो जो इंस्पेक्टर है उसका मतलब काम ही है जांच पड़ताल करना कि जो प्लानिंग जैसा हुआ था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इन सारी चीजों पे नजर रखेगा कौन, डिसिप्लिनेरियन। कह रहा है टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल 7 पर्सन मेंशन्ड अबव। तो ये डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है, कोऑर्डिनेट करके रखना इन 7 पर्सन। बात समझ में आ गई जी सर। चलिए तो उसके बाद क्या, उसका और फंक्शंस क्या है, तो देखिए एक तो उन्होंने दिया सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, दूसरा था फंक्शनल फॉर्मैनशिप जिसमें 8 लोग होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन पूछा गया है इससे, कैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मैनेजमेंट के 4 है तो उसमें से प्लानिंग वाला कौन सा 3, ठीक है ना, या 4 में दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, 3 दे देगा, इसी से बोलेगा कौन सा प्लानिंग वाला। बात समझ में आ रहा है जी सर। उसके बाद जॉब एनालिसिस, अब आपको क्या करना है, जॉब एनालिसिस करना है। देखिए कह रहा है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दी थिंग्स। कह रहा है ये फाइंड करना जरूरी है कि एक अच्छा काम कौन सा होता है। कह रहा द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब इज वन विच रिक्वायर्स द लीस्ट मूवमेंट कंसिक्वेंटली लेस टाइम और कॉस्ट। तो बोल रहा है एक काम अच्छा है वो करने के लिए कौन सा, कि आदमी कम मूवमेंट करे कंसिक्वेंटली और कम टाइम में और कम समय में काम कर दे। कह रहा द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग अप टाइम मोशन फटीग स्टडीज। अब देखिए ये टाइम और स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी क्या है, बात समझिएगा। टाइम स्टडी इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ अ टाइम मूवमेंट टेक्स ए कंप्लीट। अब एक काम करने के लिए टाइम कितना लग रहा है ना, कुछ लोग को देखा होगा आपने, काम करते करते थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो वो क्या है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता है, बोलता है भाई ये ठीक नहीं है, तो काम करने के बाद सिर्फ काम करो। दूसरा है बोले मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बोलता है इन्वॉल्व स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इन पार्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व डूइंग अ जॉब देयर बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मूवमेंट। तो मोशन स्टडी बोल रहा है कि आप कैसे मूवमेंट करते हैं, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे इमोशंस की बात करी गई है ना, कि आप कैसे वर्कर्स के साथ अपने मोशंस को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी होता है कि टाइम ड्यूरेशन, कि आप काम करने के वक्त कितना गैप दे रहे हैं उसको बोलते हैं। तो इसकी भी चर्चा यहाँ कही गई है कि देखिए कह रहा shows the amount and frequency of rest required in the completing the work. Thus the job analysis identify the fair amount of a day's work requiring certain movement and rest period to complete it. तो इसलिए जॉब एनालिसिस में क्या देखते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी, जहां हम ये देखते हैं कि भाई कितना काम, उसको काम करते हुए कितना रेस्ट दिया जाना चाहिए और कितना मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए उसके बाद बोला कि नेक्स्ट क्या, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि हर काम स्टैंडर्ड तरीके से होना चाहिए। आप जैसे ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो तो 20 घंटा काम करा लो वर्कर से, ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए हर चीज का। कह रहा है एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। इंस्ट्रूमेंट और टूल में भी स्टैंडर्डाइजेशन में होना चाहिए, पीरियड ऑफ वर्क में भी, अमाउंट ऑफ वर्क में भी, वर्किंग कंडीशन में भी स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजों में स्टैंडर्डाइजेशन का मेंटेन होना जरूरी है। कह रहा है दीज थिंग्स शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब ये चीज कैसे होना चाहिए, जॉब एनालिसिस के बेसिस पर होना चाहिए। एंड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट परफॉर्मिंग अ वर्क, जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उससे बेसिस पर भी ये स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होना चाहिए। अब क्या, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं करेंगे और ट्रेनिंग नहीं देंगे वर्कर्स को तो हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। यही तो बात ये कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंसेंटिव इसलिए दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉइज को और वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए। देखिए कह रहा फाइनेंशियल इंसेंटिव कैन मोटिवेट वर्कर्स टू पुट इन देयर मैक्सिमम एफर्ट, अपना मैक्सिमम एफर्ट देने के लिए। कह रहा है प्रोविजन एग्जिस्ट टू अर्न हायर वेजेस बाय पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, वर्कर्स विल मोटिवेटेड टू अर्न मोर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर उनको बोलेंगे कि भाई तुम ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे देंगे, तो वो मोटिवेट होंगे और काम ज्यादा करेंगे। इकोनॉमी कह रहा है द इकोनॉमी एंड प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग द रिसोर्सेस मोर प्रोडक्टिव एज वेल एज बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टेज। ये बात बिल्कुल सही है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं जब आप वेस्टेज को एलिमिनेट करेंगे, कम से कम वेस्टेज करेंगे। और मेंटल रिवोल्यूशन, ये भी जरूरी है कि आप अपने
मिशन को अगर आप बता पाते हैं तो आप मेंटल रिवॉल्यूशन भी लेके आ जाएंगे। बात समझ में आई जी सर। चलिए कह रहा आप क्या है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल है देखिए, कह रहा रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। तो साइंस आप रूल ऑफ थंब को साइंस के साथ रिप्लेस करने का बात बोला। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स साइंटिफिक स्टडी, बिल्कुल जरूरी है, एन एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द रूल ऑफ ऑल रूल ऑफ थंब मेथड, डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स रादर देन ओपिनियन एंड बिलीफ। मोटा भाई साहब रूल ऑफ थंब को हटाइए, साइंस की बात मानिए, ठीक है, मतलब कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई बिलीफ दे रहा है, उस पर भरोसा मत करिए, फैक्ट एंड फिगर की बात करिए। अगर आपके पास फैक्ट्स है तो आप बात करिए, नहीं तो फिर बात मत करिए। जैसे एक स्कूल का एडमिशन लेता है बच्चा, ठीक है ना। कह रहा है हार्मोनी इन द ग्रुप एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हार्मोनी मतलब होता है सद्भाव बनाए रखना, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखना, है ना। कह रहा है enables efficient workers to earn more as a payment linked to output as the management is also benefited as a result of increased आउटपुट। तो भाई साहब ऐसा है कि अगर आप ग्रुप के साथ अच्छा बना के रखेंगे तो ग्रुप भी अच्छे से काम करेगा, तो जिससे मैनेजमेंट का आउटपुट भी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, है ना। कॉपरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, जितना आप कॉपरेट करके रखेंगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैक्सिमम आउटपुट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्कर्स डेवलप होंगे, वो अगर आप सेटिस्फाई कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में वो काम अच्छा करेंगे और फिर वो सही तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। चलिए तो ये बात आपके कह रहे हैं कौन साहब, आपके FW टेलर साहब, और इन्होंने यही कहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ऊपर फंक्शंस जो दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिमिटेशंस को पढ़िएगा, ये लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है क्या है टेलर का क्रिटिसिज्म क्या है, कह रहा है डील्स ओनली द फैक्ट्री मैनेजमेंट ओनली। ये किसकी बात कर रहा है, सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आप देख लो ओवरऑल की बात, अगर आप पढ़ने जाओ तो फैक्ट्री में क्या होगा, फैक्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, फैक्ट्री में काम आपका मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ओनली। कह रहा है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, प्लान अलग कर देना, प्लानिंग कोई और करे, काम कोई और करे, वो बिल्कुल अलग चीज है। मतलब दोनों का जानकारी होना चाहिए, ये मिसलीड करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका क्या है क्रिटिसिज्म है। कह रहा है इट लेस टू मच एम्फेसिस ऑन इंजीनियरिंग साइड इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन प्रोडक्शन। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम मैनेजमेंट के मशीन की ओर ध्यान दिया है, मतलब इंजीनियर्स अप्रोच को ज्यादा ध्यान दिया, ना कि ह्यूमन अप्रोच को। ह्यूमन को वैल्यू इन्होंने नहीं दिया है। फंक्शनल फॉर्मेशन की बात की है, इज नॉट ए डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है फंक्शन फॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं है, 8 लोगों को आदमी दे देगा एक साथ ना तो कंफ्यूज कर जाएगा, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। ही कंसीडर्स ह्यूमन एलिमेंट्स एज ए कॉग्स ऑफ मशीन। तो इन्होंने मशीन का क्या जो मशीन है उसके कंपोनेंट्स की तरह इनको समझा, इसीलिए ये भी क्या है क्रिटिसिज्म है। इट क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी। इट क्रिएट्स अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात इन्होंने करी है, मतलब ये इसका क्रिटिसिज्म है। इट इज डाउटफुल वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी रियली मेजर्ड। तो ये डाउटफुल भी है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। फोर कह रहा है इट इज एंटी सोशल बिकॉज इट इज एम्ड एट एफिशिएंट वर्कर्स ओनली। तो ये बात सोच समाज के लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एफिशिएंट वर्कर के लिए है। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, सो व्हाट इज ट्रू फॉर वन मे नॉट बी ट्रू फॉर अनदर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि एक बेस्ट वे तरीका ढूंढो, एक तरीका, यही ना कहा वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, नहीं। तो आप बताइए हर सिचुएशन में एक ही कॉन्सेप्ट चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। कभी आपको पराठा खाने का मन कर सकता है, कभी आपको दही खाने का मन कर सकता है, कभी आपको पिज्जा खाने का मन कर सकता है, कभी कुछ और मन कर सकता है। तो जब आपका मन इतनी बार हो सकता है तो सिचुएशन से कैसे हो सकते हैं? हर सिचुएशन का अलग अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसका अलग सॉल्यूशन हो सकता है। सो क्या कह रहे हैं, कह रहे इट इज नॉट अ रियल साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट है। बात समझ में आ गई जी? तो आइए अब इसका क्रक्स निकालते हैं कि फटाफट क्रक्स क्या होता है ना। देखिए क्या क्या क्रक्स है, फटाफट लिख लें। हाँ जी सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। आइए इसका क्रक्स निकालते हैं।
तो सर सबसे पहले इसको दिया किसने? टेलर ने। ठीक है, हाँ जी। टीएसएम की बात की, टास्क सुपरविजन एंड मोटिवेशन। वर्कर्स की इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, वर्कर्स की इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी की बात करी है इसने, है ना। और क्या बात करा है ना, और इन्होंने क्या बात करा जी? इन्होंने ये शॉप मैनेजमेंट की बात करी है। ठीक है, तो ये मेन काम था इनका, है ना जी। एक बात और, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, ये बात याद रखिएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें दो चीजें थी, एक प्लानिंग के बेस पर और एक वर्क के बेस पर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक था, हाँ, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। बस इतना याद है, ये तो इस पे तो आपको पढ़ना ही है, ये इसको छोड़ के नहीं जाना है। प्लस आपको जो लगता है कि और इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बना लीजिए, और उसके साथ साथ लिमिटेशंस को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।